तो पिछली क्लास में हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी स्टार्ट कर दी थी और हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी सबसे पहला पॉइंट लिखाया था कि ये किसके लिए वैलिड है, बायोमोलिकुलर गैसियस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी वैलिड है। ठीक है, ये हमने बात करी थी कि जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी वैलिड है वो किसके लिए, दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होनी चाहिए। अब वो बायोमोलिकुलर अब हो सकता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो या फिर दो एटम्स के बीच में, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपकी रिएक्शन बायोमोलिकुलर रिएक्शन होनी चाहिए। और दोनों जो आपके रिएक्टेंट पार्टिकल्स होंगे उनका स्टेट कैसा होना चाहिए, उनका स्टेट गैसियस होना चाहिए। ठीक है, और उनका गैसियस स्टेट होना चाहिए और कैसी, सिंगल स्टेप की, यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन ये हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना ये भी हमें समझ आ गया कि बायोमोलिकुलर गैसियस एलिमेंट्री रिएक्शन। इसके बाद हमने देखा था कि अगर एलिमेंट्री है तो इसका एक ही मैकेनिज्म स्टेप हो सकता है, एक ही मैकेनिज्म स्टेप हो सकता है। तो जो बॉन्ड रीअरेंजमेंट है, यानी कि पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, वो दोनों कैसा होगा, साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा। अगर एक साथ नहीं होगा तो मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी, और मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी, हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कराएगी, एलिमेंट्री कहलाएगी नहीं। तो यानी कि जो हमारा बॉन्ड का रीअरेंजमेंट है वो एक साथ होगा, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना साथ में होगा। और अगर हम बात करें तो अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट्स का आपस में क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। और अगर कोलिजन होना चाहिए तो उनको आपस में टकराना होगा, यानी कि टकराना होगा मतलब पास आना होगा, पहले पास आएंगे तो टकराएंगे, कोलिजन होगा तो बॉन्ड रीअरेंजमेंट होगा, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि बिफोर कोलिजन क्या थे हमारे पास, रिएक्टेंट, और आफ्टर कोलिजन क्या है, प्रोडक्ट्स। एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो रहा होगा, बॉन्ड रीअरेंजमेंट हो रहा होगा। और जिस स्टेट में बॉन्ड रीअरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए होती है क्योंकि हाई पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ही अनस्टेबल स्टेट है, इन दोनों से ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर सकती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा हो सकती है, वो बात देखेंगे अभी। ठीक है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी दोनों से ही ज़्यादा होगी, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होती है, इस वजह से बहुत ही कम देर के लिए एग्जिस्ट करती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। कोलिजन भी हमें पता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही होता है। ठीक है, एक कोलिजन 10⁻⁻6 सेकंड के लिए होता है, इस टाइप का ऑर्डर, क्योंकि 10 कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 10⁻6 हर्ट्ज के ऑर्डर की होती है। ठीक है, तो हमारा ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम देर के लिए हुआ, तो यही इंटरमीडिएट से डिफरेंस हुआ इसी वजह से, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है और इंटरमीडिएट रिलेटिवली स्टेबल है, तो ट्रांजिशन स्टेट को इसी वजह से आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन इंटरमीडिएट्स को आइसोलेट करा गया है। ठीक है, और इतनी बात भी हमने समझी कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, पहले ट्रांजिशन स्टेट अचीव करनी पड़ेगी, ट्रांजिशन स्टेट बननी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि ट्रांजिशन स्टेट यही हमने रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड हो गया, और इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट लीड स्टेबल। हाँ, ये बात देखी थी कि रिएक्टेंट क्या है, लो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पे थे, फिर पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ेगा हाई पोटेंशियल एनर्जी पे। तो अगर लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे जाना है तो कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, फिर ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट पे आना है, यानी कि हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पे आना है तो जरूर एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर एनर्जी अब्जॉर्ब ज़्यादा होगी एनर्जी रिलीज से तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, और अगर एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी एनर्जी अब्जॉर्ब से तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। अच्छा, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन की हमने बात करी थी कि क्या थी, बेसिकली मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू अकर, इट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन, यानी कि मिनिमम टोटल एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट पार्टिकल्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी कि मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट पार्टिकल को जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। हमने एमआरपी वाला एग्जांपल देखा था, और एक और एग्जांपल देखा था हमने स्कॉलरशिप एग्जाम वाला। ठीक है, तो उससे भी हमने बात करी थी। ठीक है, सिंस इट इज नेसेसरी दैट रिएक्टेंट पार्टिकल टू रीच ट्रांजिशन स्टेट, मतलब रिएक्टेंट पार्टिकल को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो ट्रांजिशन स्टेट से थ्रू जाना पड़ेगा, और वो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट किसके बराबर होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। प्रॉपर्टी किसकी होती है, रिएक्शन का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स की कुछ अपनी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, रिएक्टेंट्स की कुछ अपनी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और एक गैस सैंपल में जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ईआर से डिनोट करते हैं, और कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, सेम होती है, यानी कि ये हमारी क्या, वो पॉकेट बनी थी। ठीक है, उसके बाद उसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना था तो उसे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को हमने क्या कहा था, जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट पार्टिकल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी किसका प्रॉपर्टी है, रिएक्शन का प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो हमारे एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या आ गया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है। और हमने ये बताया था कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो ये एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए, ये एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में प्रोवाइड की जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो हमने ये भी बात करी थी कि काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए पार्टिकल का, रिएक्टेंट पार्टिकल का, अगर हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, एटलीस्ट इक्वल तो होना ही चाहिए, अगर बड़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। फिर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी हमने इस बात को देखा था और यहीं पे हमारी पिछली क्लास रुकी थी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक ग्राफ बनाए पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट कुछ नहीं, बेसिकली प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, टाइम लाइन है, जैसे 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 रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स थे, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स थे, ठीक है। फिर रिएक्टेंट क्या करेगा, रिएक्टेंट की अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी, हमने इसे क्या बोला, ई आर बोला, ठीक है, रिएक्टेंट्स की अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब इसको क्या कुछ एनर्जी चाहिए, अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों चाहिए, टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट, जो जिसकी हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी इन कंपेरिजन टू रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होती है इसी को हम क्या कह देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो ये टीएच हो गया, ठीक है। अब रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इसे ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना पड़ेगा, और ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो इसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इसको हमने क्या कहा था, इसी को हमने कह दिया था एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ई ए, ठीक है। तो इतनी बातें हमारी हो गई थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अब क्या हाई पोटेंशियल एनर्जी स्टेट से लो पोटेंशियल एनर्जी में आएगा, नहीं प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा भी हो सकती है, रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है। ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी से तो प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम ही होगी, लेकिन रिएक्टेंट के तुलना में बात करें तो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसी के बेस पे दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेसर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी तो कम ही होगी, बट मे बी ग्रेटर और लेसर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट डिपेंडिंग अपॉन विच रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। एंडो एंडोथर्मिक में हमें पता है डेल्टा एच क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच लेस देन जीरो, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमारा नेट हीट अब्सॉर्ब होता है और एक्सोथर्मिक में नेट हीट रिलीज होता है। जैसे कि अभी हमने ये वाला ग्राफ भी देखा था, तो सॉरी ये वाला हमने ग्राफ कह लो, कुछ भी कह लो, बेसिकली हमने ये फिगर देखी थी, ठीक है। रिएक्टेंट्स वही लो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट से हाई पोटेंशियल एनर्जी स्टेट जाना होगा, फिर हाई से लो में जाना होगा। तो अगर एनर्जी अब्सॉर्ब ज़्यादा रिलीज के कंपैरिजन में तो एंडोथर्मिक, और एनर्जी रिलीज ज़्यादा अब्सॉर्ब के कंपैरिजन में तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। डेल्टा एच बेसिकली थर्मोडायनेमिक नॉलेज से हमें पता है क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी या फिर हीट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सपोज एक में ज़्यादा है रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी कंपैरिजन में, एक में प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम है रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कुछ हम मार्किंग कर लें, अगर हम कुछ मार्किंग कर लें तो क्या करें, ये जो है हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो था हमारा वो क्या हो गया, बेसिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यहाँ भी दोनों तरीके से देखें, चलो पहले एक ही देखते हैं, दूसरे को तो फिर हम सिंपल कर लेंगे। कोई पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ है, यानी कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ है, तो रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से होगा, हमें क्या रिएक्टेंट को सबसे पहले क्या रिएक्टेंट की अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी और उसे सबसे पहले कहाँ तक पहुँचना होगा, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचना होगा, क्योंकि बिना ट्रांजिशन स्टेट में पहुँचे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहले किस में पहुँचा, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचा, फिर ट्रांजिशन स्टेट से कहाँ आया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो यानी कि एनर्जी ये वाला जब लो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट से हाई पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में गया तो इतने वाले हिस्से में क्या करी, इतने वाले हिस्से में एनर्जी अब्जॉर्ब करी, फिर एनर्जी रिलीज करी। ग्राफ से हमें दिख रहा है कि एनर्जी अब्जॉर्ब ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, एनर्जी रिलीज के कंपैरिजन में। तो रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी, इंपॉर्टेंट बात है,
ठीक है। ऐसे ही हमारा रिएक्टेंट था, ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट को अगर कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में तो पहले ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाना पड़ेगा, तो रिएक्टेंट पहले गया ट्रांजिशन स्टेट तक, फिर ट्रांजिशन स्टेट से क्या हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब रिएक्टेंट की अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी जिसको हमने बोला ई आर, प्रोडक्ट की अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी जिसको बोला ईपी, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट की अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये बात हमने बोली। अच्छा, इतनी बात जब हमने बोली तो इसके बाद हम अब देखो, रिएक्टेंट ने कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करी, ठीक है, एनर्जी अब्जॉर्ब करी जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलता भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने तक क्या एनर्जी अब्जॉर्ब करी और ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में एनर्जी रिलीज हुई। ग्राफ से दिख रहा है कि एनर्जी रिलीज ज़्यादा है, एनर्जी अब्जॉर्ब के कंपेरिजन में ये वाला चीज़ ज़्यादा है, इसके कंपेरिजन में तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा हुई है और अब्जॉर्ब कम हुई है। तो डेल्टा एच कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर कम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब एक बात और, ठीक है, मतलब दोनों ग्राफ से हम ये बता सकते हैं कि रिएक्टेंट पार्टिकल को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि ये जो हो गई इसमें क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। ऐसे ही यहाँ भी रिएक्टेंट को जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए उसको हमने क्या बोल दिया, एक्टिवेशन एनर्जी बोल दिया, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो डेल्टा एच है फॉर अ रिएक्शन, डेल्टा एच को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन करा जाता है। और कैसे डिफाइन करा जाता है कि अगर हम बात करें फॉर अ रिएक्शन, तो जो डेल्टा एच होता है, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब हुआ कैसे, डेल्टा कोई भी चीज़ होती है तो डेल्टा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और रिएक्शन के टर्म्स में बात करें तो फाइनल स्टेट क्या है, प्रोडक्ट, और इनिशियल स्टेट क्या है, रिएक्टेंट। तो कुछ चीज़ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, और यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच क्या है बेसिकली, एंड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या फिर हम सिंपली हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ई आर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा एच क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हमने पहले ही कर ली कि ऊपर हमने देखा ही था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, अब इससे समझो, ठीक है, ऊपर ग्राफ से समझा था, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा है तो डेल्टा एच कैसा आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी, ठीक है, नेट हीट अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, तो डेल्टा एच ऑब्वियसली कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा एच नेगेटिव यानी कि लेस देन जीरो, रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, नेट हीट क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक बात, ये बात समझ आ गई। तो हमें ये दोनों ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गए। अच्छा, अब मैं ग्राफिकली अगर डेल्टा एच निकालना चाहूँ तो कैसे होगा, ठीक है, तो ग्राफिकली डेल्टा एच कैसे निकलेगा, बेसिकली देखो, क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें डेल्टा एच देगा, तो ये क्या है, बेसिकली डेल्टा एच है, ठीक है। और बेसिकली डेल्टा एच का क्या मैग्नीट्यूड है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव तो अपने हिसाब से बता सकते हैं, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, अगर सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बड़ी है तो डेल्टा एच का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे इधर भी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस है वो क्या देगा हमें, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड देगा। अब हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो डेल्टा एच का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टा एच लेस देन जीरो होगी, ठीक है। तो ये बात हमने एनालाइज कर दी, ये रिलेशन आप ध्यान रखना, ठीक है। और अच्छा, अब हमने डेल्टा एच पॉजिटिव की बात कर ली, डेल्टा एच नेगेटिव की बात कर ली। अच्छा, बहुत ही कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, वेरी वेरी फ्यू रिएक्शन होती हैं जिसमें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है, यानी कि डेल्टा एच जीरो होता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बराबर हो गया तो डेल्टा एच जीरो होता है। तो 99.99% केसेस में ऐसा नहीं होता है, 0.001% के केस में हम ऐसा हो सकता है, लेकिन हम पढ़ते ही दो टाइप की रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, बेस्ड ऑन हीट एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा, कुछ रिएक्शन होती है जिसका डेल्टा एच जीरो होता है, जैसे कि रिएक्शन ऑफ आइसोमराइजेशन होती हैं कुछ कुछ, उनमें हम ये बात करते हैं डेल्टा एच जीरो वाली, ठीक है।
तो पहली बात तो एक बचपन का मिथ यहाँ पे बर्स्ट करते हैं। क्या बचपन का मिथ मिथ बर्स्ट करते हैं कि प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा रिएक्टेंट से। ठीक है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा रिएक्टेंट से, तो यानी कि मोर पोटेंशियल मोर स्टे जिसकी, और हमें पता है कि प्रोडक्ट हमें एक बचपन का मिथ है कि प्रोडक्ट होगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्टेंट से, और प्रोडक्ट की और जो भी ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी कि रिएक्शन जाएगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में, और लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रही है, तो यानी कि मोर पोटेंशियल एनर्जी से लेस पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रही है रिएक्शन, और मोर पोटेंशियल एनर्जी से लेस पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रही है, तो एनर्जी हमेशा रिलीज होनी चाहिए। बचपन का मिथ क्या था कि रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाती है और प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है, रिएक्टेंट लेस स्टेबल होता है। ठीक है, और रिएक्टेंट अगर लेस स्टेबल है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई, और अगर प्रोडक्ट लेस स्टेबल है तो मोर स्टेबल है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो रिएक्शन कैसे जा रही है, मोर पोटेंशियल एनर्जी से लेस पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो मोर पोटेंशियल एनर्जी से लेस पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रही है, तो एनर्जी हमेशा रिलीज होनी चाहिए, यानी कि डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए दुनिया में। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि मतलब सिर्फ यही पैरामीटर नहीं होता, एक और फैक्टर होता है जो हम जो रिएक्शन को गवर्न करता है, वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट मोर स्टेबल है तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा रिएक्टेंट से, एनर्जी मोर एनर्जी से लेस एनर्जी की तरफ रिएक्शन जाएगी, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी हमेशा। ऐसा नहीं होता, रिएक्शन एंडोथर्मिक भी होती है, ऑब्वियसली होती हैं। तो उनके लिए और फैक्टर हैं जो कि गवर्न करते हैं रिएक्शन के होने या ना होने पे, और वो चीज़ हम थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को हटा देना जो मैंने बताया अभी। ठीक है, ये गलती मत करना। ठीक है, अब ये बात हमें समझ में आ गई, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। अब एक नोट करके एक ऑब्जर्वेशन लिखते हैं बेसिकली। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन EA इज ऑलवेज, एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच। ठीक है, ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है। पहले पूरी बात लिख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। बट क्या फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन EA, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी, इट मे बी ग्रेटर और लेसर और इवन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच। ठीक है, अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो हम यहीं से देख सकते हैं, ये वाली हमारी लेफ्ट साइड में जो थी एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी तो हमें इतना पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, और ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी दोनों की पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा ही होगी। ये बात हमें पता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी तो किसी भी केस में ज़्यादा होगी, और अगर एंडोथर्मिक है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप कुछ भी देख लो, कुछ भी चीज़ कर लो, आप चाहो तो प्रोडक्ट को यहाँ रखो, बस ट्रांजिशन स्टेट से नीचे रखना प्रोडक्ट को, और रिएक्टेंट से ऊपर रखना। अब इसे चाहे तो यहाँ रख दो, प्रोडक्ट को यहाँ रख दो, तब भी आप कहीं भी रख दो इसे ऊपर से नीचे तक, बस ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी के बीच में होना चाहिए प्रोडक्ट, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो कुछ भी कर लो, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डेल्टा एच से ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, अगर ये बहुत पास हो गया तो डेल्टा एच इतना सा हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी तो तब भी यही है। ठीक है, और प्रोडक्ट मान लो बिल्कुल यहाँ पे हो गया, तो तब भी एक्टिवेशन एनर्जी तो पूरी है, और तब भी प्रोडक्ट तो ट्रांजिशन स्टेट से नीचे रहेगा, तो डेल्टा एच ऑलमोस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के पास पहुँच जाएगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी से रहेगा छोटा ही। ठीक बात है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच से बड़ी होगी फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक के रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 केस हो सकते हैं, तीनों केस में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहला केस देखो, पहला केस अगर आप देखो तो इसमें पहली बात ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी दोनों की पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा ही होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हमेशा कम होगी।
किससे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। देखो तीनों केस में ये बात तो वैलिड है, अगर ये बात तीनों केस में ठीक है तो पहली बात तो रिएक्शन हो सकती है और एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब आप देखो मैंने 3 अलग-अलग एग्जांपल लिए हैं, अब देखो इसमें रिएक्टेंट ये है और ट्रांजिशन स्टेट ये है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को तो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनका डिफरेंस जो हो गया वो क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच दे दिया। इसमें देखो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है तो डेल्टा एच ऑलमोस्ट सेम भी हो सकता है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट था, ट्रांजिशन स्टेट थी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसको कहा एक्टिवेशन एनर्जी, और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है उसको कहा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच, ठीक है। इस केस में हमें ग्राफ से ही पता लग रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच जो है वो ज़्यादा है किससे? एक्टिवेशन एनर्जी से, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे हो गई? कम हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच से, ठीक है। तीसरे केस में देखो रिएक्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट है, पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसको कहा एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस को कहा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच। तो इस केस में दिख रहा है ग्राफ से ही कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच से ज़्यादा है, तो तीसरे में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच से ज़्यादा, दूसरे में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच से कम, तीसरे में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच के बराबर। तो एक्सोथर्मिक में तीनों केस पॉसिबल है, लेकिन एंडोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी डेल्टा एच से, ठीक बात है। आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी खत्म हुई। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा अरीनियस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट के लिए, जेई के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक, एनसीईआरटी आपका अलग अलग कोचिंग सब जगह दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो अरीनियस इक्वेशन हमें पता था, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ओनली। के का वैल्यू कब चेंज होता है? तो टेम्परेचर चेंज कर दें या फिर कैटलिस्ट का यूज कर लें। तो इसी डिपेंडेंसी को शो करने के लिए हमने फॉलोइंग इक्वेशन दी जिसका नाम है अरीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो फॉर अ रिएक्शन अरीनियस इक्वेशन कैसे देते हैं ये हमको याद होनी चाहिए एकदम बिल्कुल अच्छे से। क्या होती है कि K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये चीज़ हमको ध्यान होनी चाहिए। अच्छा याद याद हमको ये बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, रात को 2 बजे भी अपने को ध्यान होनी चाहिए, कोई दिक्कत उसमें होनी नहीं चाहिए। अब देखें कि ये सब है क्या क्या, के क्या है, ए क्या है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो टी क्या है, इसमें टी क्या है? टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जिस पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और ये हमेशा होना चाहिए केल्विन में। आपका फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी टेम्परेचर है वो हमेशा मोस्टली केल्विन में ही लेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आर की वैल्यू अगर आप जूल पर मोल पर केल्विन में लिख रहे हो तो 8.314 लोगे, और अगर कैलोरी पर मोल पर केल्विन में ले रहे हो तो 2 लोगे, ठीक है। अच्छा अब एक्टिवेशन एनर्जी, आप एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या हो सकती है? कई सारी हो सकती है, लेकिन हम कौन सी, या तो जूल पर मोल में लेंगे या कैलोरी पर मोल में लेंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात अब यहाँ पे ये है कि अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में ले रहे हो तो आर की वैल्यू क्या लोगे? 8.314 लोगे, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी पर मोल में ले रहे हो तो आर की वैल्यू 2 लोगे। यहाँ पे गलती होती है, गलती मत करना, अगर कभी किलो जूल पर मोल में दिया हो तो उसको जूल पर मोल में कन्वर्ट करना, फिर जूल पर मोल में कन्वर्ट करोगे और आर की वैल्यू 8.314 ले लेना, या किलो जूल पर मोल में आंसर निकालना हो तो जूल पर मोल में पहले निकाल लेना 8.314 रख के, फिर उसे 1000 से डिवाइड करके किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेना। सिमिलरली फॉर कैलोरी पर मोल, लेकिन ये दोनों साथ रखोगे और ये दोनों साथ, या फिर अगर आप ये वैल्यू लोगे तो इसमें आंसर आएगा, ये वैल्यू रखोगे तो इसमें आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक। ए क्या होता है? एक अभी के लिए लिख लो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, अगली हेडिंग यही है, इसको डिस्कस करेंगे अभी। और के क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, तो के रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन हो गया, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिस्कस करेंगे, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, यूनिट के बाद बता दी, आर की भी यूनिट मैंने बता दी, बेसिकली है क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। टी होता है टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। ई क्या है यहाँ पे? ई अपना है यूलर्स कांस्टेंट, ठीक है, अपना वो यूलर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.718, ठीक है। तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की पावर में कुछ भी होगा तो क्या होगा? वो भी कांस्टेंट होगा, तो ये पूरी चीज़ कैसी हो गई? ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, यूनिटलेस हो गई। तो यानी कि जो के की यूनिट होगी वही ए की यूनिट होगी, तो जो के की यूनिट वही ए की यूनिट, और के की यूनिट किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। के तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ही तो है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, तो जो के की यूनिट वही ए की यूनिट। तो यहाँ ध्यान रखना, इसमें लिख देता हूँ बात को कि के और ए आपको किस में लिखने हैं? सेम यूनिट्स में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, और के की यूनिट कैसे निकालोगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालते हैं कि ए,
जो हमारा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सबसे पहले तो इसका दूसरा नाम भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, अरीनियस फैक्टर। ठीक है, अरीनियस इक्वेशन का ए जो है वो क्या, और दूसरा नाम है उसका अरीनियस फैक्टर, और मेन नाम जो है उसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो ज़्यादा चलन में है। ठीक है, अब ये किसका मेजर देता है, ये एक बेसिकली पैरामीटर है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक पैरामीटर है जो हमें रेट ऑफ टोटल कोलिजन का आइडिया देता है। रेट ऑफ टोटल कोलिजन, और टोटल कोलिजन किसके बीच में होते हैं, रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। रिएक्टेंट पार्टिकल कोलाइड करके प्रोडक्ट में बनाने की काबिलियत रखते हैं, तो रिएक्टेंट पार्टिकल के बीच में कोलिजन हो रहे हैं, उस रेट का आइडिया देता है, रेट ऑफ टोटल कोलिजन का आइडिया देता है अमंग रिएक्टेंट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, बेसिकली हमें रेट ऑफ टोटल कोलिजन का ये आइडिया देता है। ठीक है, और ए ऐसा पैरामीटर है, तो हम इसे लिख लें, डेट इज ए जो है हमारा, ठीक है, जो ए है हमारा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ टोटल कोलिजन। मतलब हमें ए हमें टोटल कोलिजन के रेट का आइडिया दे रहा है, रेट ऑफ टोटल कोलिजन का आइडिया दे रहा है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बस हम इतना कह सकते हैं अगर रेट ऑफ टोटल कोलिजन ज़्यादा है तो ए का वैल्यू ज़्यादा होगा, और अगर रेट ऑफ टोटल कोलिजन कम है तो ए का वैल्यू कम होगा। एक पैरामीटर है जो आइडिया दे रहा है रेट ऑफ टोटल कोलिजन का, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। और रेट ऑफ टोटल कोलिजन, कोलिजन किसके बीच में होंगे, ऑब्वियसली रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बीच में होंगे। ठीक है, अब कोलिजन कैसे निकालते हैं, ये 11th क्लास में गैसियस स्टेट में अच्छे से पढ़ाया जाता है। कोलिजन पैरामीटर्स वहाँ पढ़ते हैं, Z1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी, Z11 कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये दो तो पढ़ते ही हैं। एक और टाइप की कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है Z12 कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, Z12 कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, जैसे कि दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल के बीच में होने वाले कोलिजन के लिए जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल, जैसे कि हमारा कोई रिएक्शन है उसमें H2 और O2 का बीच में, H2 और O2 रिएक्ट कर रहे हैं, तो H2 और O2 रिएक्ट करेंगे तो इनके बीच में कोलिजन होगा। दोनों अलग अलग टाइप के पार्टिकल हैं, तो इन दो H2 और O2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल के बीच में होने वाले कोलिजन से जो हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसे क्या बोलेंगे, Z12 कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो हमने अलग अलग पार्टिकल के बीच में होने वाली कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z12 कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकाली, इससे हम क्या निकाल लेते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से हम रेट ऑफ टोटल कोलिजन निकाल लेते हैं, और रेट ऑफ टोटल कोलिजन से हम ए का आइडिया ले लेते हैं कि ए कितना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए डिटरमाइन करते हैं, जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, दूसरा नाम अरीनियस फैक्टर, और इट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ टोटल कोलिजन। एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें रेट ऑफ टोटल कोलिजन का आइडिया देता है। इसको निकालते कैसे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को बताओ, क्या रेट ऑफ टोटल कोलिजन टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो ऑब्वियसली रेट ऑफ टोटल कोलिजन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो ए का वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे ए का वैल्यू लूँ, तो वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, ऑब्वियसली फिक्स्ड होगा, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर को हमने कांस्टेंट रख लिया, और एक पर्टिकुलर रिएक्शन ले ली, तो उसके लिए ए का वैल्यू क्या होगा, एक मतलब ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, पर मुझे बताओ, क्या हर हर कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, हर कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं। हर कोलिजन प्रोडक्ट में, कोलिजन वही रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, हर कोलिजन थोड़ी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। खाली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन होंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, याद है ना, जिन जो पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, सिर्फ वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वही एक्टिवेशन एनर्जी, सपोज एक्टिवेशन एनर्जी तो एक एनर्जी थ्रेशोल्ड बैरियर है ना, तो इस थ्रेशोल्ड बैरियर को सिर्फ वही पार्टिकल क्रॉस कर पाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। ठीक है, वही एग्जाम की फीस वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो हर टाइप का कोलिजन हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब एक टर्म और आती है ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यानी कि ये जो है ना, कुछ हमें इंपॉर्टेंट आइडिया देती है, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। कई बार हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू देता है, और कैसे लिख के देता है वो मैं पहले बताता हूँ। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ क्या कैसे लिख के देता है। तो बेसिकली है क्या है, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी जो है वो फ्रैक्शन है, किसका, फ्रैक्शन ऑफ टोटल रिएक्टेंट पार्टिकल विच आर इन एक्टिवेटेड स्टेट एट टी केल्विन। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितने, वो फ्रैक्शन का आइडिया दे रहा है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल रिएक्टेंट पार्टिकल जो एक्टिवेटेड स्टेट में। ठीक है, एक्टिवेटेड स्टेट का क्या मतलब, वो रिएक्टेंट पार्टिकल जो प्रोडक्ट में होने
की काबिलियत रखते हैं। और ऐसे कौन से रिएक्टेंट पार्टिकल होते हैं? वही रिएक्टेंट पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे, तो एक्टिवेटेड स्टेट में नहीं है। तो एक्टिवेटेड स्टेट का क्या मतलब है? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही देता है कि फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल इन एक्टिवेटेड स्टेट एट सपोज 300 केल्विन इज 0.6। तो हमें क्या पता लग गया? ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी की वैल्यू एट 300 केल्विन कितनी है? 0.6 है। इस तरीके से हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड स्टेट का क्या मतलब? वो रिएक्टेंट पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, यानी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो फ्रैक्शन है तो क्या होगा? प्रॉपर्टी अपॉन टोटल प्रॉपर्टी होगा। तो ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? बताओ कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ई है, या सिंपली लिख देता नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग। इसको मैं कैसे लिख सकता था? ठीक है, थोड़ा रुको, इसे मैं लिख सकता था नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्टिवेटेड स्टेट भी लिख सकता हूँ, या फिर उसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ पार्टिकल एक्टिवेटेड स्टेट का ही मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ई है। ठीक है, अपॉन क्या? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ये तो फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर्टी अपॉन टोटल प्रॉपर्टी। अब ठीक है, ये हो गया आपका ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन एक्टिवेटेड स्टेट। यहाँ पे एक्टिवेटेड स्टेट वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल रिएक्टेंट पार्टिकल इन एक्टिवेटेड स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो ई की पावर माइनस ई बाय आर टी क्या है? फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन एक्टिवेटेड स्टेट। तो परसेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एक्टिवेटेड स्टेट निकालना है, तो ई की पावर माइनस ई बाय आर टी इंटू 100, परसेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एक्टिवेटेड स्टेट आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या, हमारी जो ये अरेनियस इक्वेशन थी के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, तो ए मुझे किसका आइडिया दे रहा है? ए हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था, जो कि रेट ऑफ टोटल कोलिजन का आइडिया दे रहा है इज रिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ किसकी? रिएक्टेंट पार्टिकल्स की एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बेसिकली रेट ऑफ टोटल कोलिजन का आइडिया दे रहा है। ठीक है, ई की पावर माइनस ए बाय आर टी किसका आइडिया दे रहा है? फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन एक्टिवेटेड स्टेट, यानी कि उन पार्टिकल का आइडिया दे रहा है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, और ए रेट ऑफ टोटल कोलिजन का आइडिया दे रहा है। तो हमें के किसका आइडिया देगा? जब हम इन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक हमें टोटल कोलिजन का आइडिया दे रहा है और एक हमें उन कोलिजन का आइडिया दे रहा है कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। उन पार्टिकल का आइडिया दे रहा है जिनकी काइनेटिक एनर्जी मतलब ई की पावर माइनस ई बाय आर टी, उन पार्टिकल का आइडिया दे रहा है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, यानी कि उन पार्टिकल का आइडिया दे रहा है जो पार्टिकल एक्टिवेटेड स्टेट में। और ए हमें टोटल कोलिजन रेट ऑफ टोटल कोलिजन का आइडिया दे रहा है, तो इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो के हमें ऐसे पार्टिकल का आइडिया देगा जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन का आइडिया देगा। ठीक है, तो के हमें क्या करेगा? रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन का आइडिया देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें ये बात समझ आई। अच्छा, ये क्या हो गई? ये हमारी एंटी लॉग फॉर्म हो गई। ठीक है, पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप। तो हम यार ये हमारी एंटी लॉग फॉर्म है, हम इसे क्या एल वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में करते थे। ठीक है, उसी टाइप से। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर क्या बिल्कुल बेसिक है, तो एल में कन्वर्ट कर लो, के इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कैसे बन जाएगा? ये हो जाएगा एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक, ऐसे इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो, बेस 10 में है, तो लॉग के हो जाएगा इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। तो अब कई क्वेश्चन आपको लॉग फॉर्म से आसान होंगे, कई क्वेश्चन आपको एंटी लॉग फॉर्म से आसान होंगे। पुट द वैल्यू गेट आंसर टाइप के क्वेश्चन है तो वो हम कर लेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन वाले। ठीक है, तो उसमें जो भी इक्वेशन दी हो उसी से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर ये वाली दी है तो इससे कंपेयर करना पड़ेगा,
अगर ln वाली दी है तो उससे कंपेयर करना पड़ेगा, अगर log वाली दी है तो इससे कंपेयर करना पड़ेगा। तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन, और 99% जो ग्राफ आते हैं वो या तो ln के वर्सेस 1/t आते हैं, ठीक है, नहीं तो log के वर्सेस 1/t का ग्राफ आता है। इन दोनों मिला के 99% क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो आएंगे बना लेंगे, इन्हीं से कुछ बनेंगे, लेकिन 99% पे आते हैं तो पहले इसको तो देख ही ले, ठीक है। तो ln के वर्सेस 1/t देखते हैं। तो पहले तो रिलेशन लिख के, अगर हमें दो प्रॉपर्टी के बीच में ग्राफ बनाना है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन तो पता होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है, पहली बात तो रिलेशन है हमें, अभी हमने देखा ln के इक्वल टू, ठीक है, ln के इक्वल टू ln ए माइनस ई ए बाय आर टी है। अब 1/t का बनाना है तो ई ए बाय आर इंटू 1/t इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। ln के क्या है, जो पहले दिया होता है वो क्या होता है आपका y होता है, और जो बाद में दिया होता है वर्सेस के बाद में जो है वो क्या है आपका x है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कंपेयर कर दूंगा तो स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस ई ए बाय आर, और इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, ln ए आ जाएगा। तो अच्छा, अब माइनस ई ए बाय आर है स्लोप, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी पॉजिटिव ही होगी। और आर कैसी होगी, आर की वैल्यू तो होती ही पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही हुआ, लेकिन पीछे लगा हुआ है नेगेटिव, तो ये ओवरऑल कैसी टर्म हो गई, नेगेटिव टर्म हो गई, यानी कि हमारी ये लेस देन जीरो हो गई, ठीक है। तो स्लोप कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। अच्छा, अब ln ए है, ये ln ए क्या है हमारा, ए है हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ए हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है तो किसका आइडिया देता है, रेट ऑफ टोटल कोलिजन का आइडिया देता है, ठीक है। और ए हमें रेट ऑफ टोटल कोलिजन का आइडिया दे रहा है, और हमें पता है कि एक, हमें पता है कि जो कोलिजन होती है, कोलिजन रेट ऑफ टोटल कोलिजन होती है, कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमें किसका आइडिया दे रहा है, ये हमें आइडिया दे रहा है रेट ऑफ टोटल कोलिजन का, लिख लो आप, रेट ऑफ टोटल कोलिजन का आइडिया दे रहा है, ठीक है। और जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी, 10⁶ की ऑर्डर की होती है, 10⁶ हर्ट्ज की, ठीक है। ये हमें गैसीय स्टेट से इतना आइडिया है, तो 10⁶ की ऑर्डर की अगर होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो रेट तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 1 से काफ़ी ज़्यादा होगा, 0 से तो बड़ा ही है, इनफैक्ट 1 से भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 से तो काफ़ी ज़्यादा है, तो 1 से काफ़ी ज़्यादा है, तो ln ए हमारा क्या होगा, 0 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अगर हमारा ए ज़्यादा है, सिंस ए इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ टोटल कोलिजन ज़्यादा होगा काफ़ी, तो ln ए 0 से ज़्यादा ही होगा। अगर 1 से ज़्यादा है तो ln ए 0 से ज़्यादा ही है अपना, ठीक है। ln ए 0 से ज़्यादा है मतलब इंटरसेप्ट भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। समझ आया ना, क्योंकि रेट ऑफ टोटल कोलिजन हमारा क्या है, ए हमें रेट ऑफ टोटल कोलिजन का आइडिया दे रहा है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है 10⁶ की, तो ए 1 से तो काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट ज़्यादा क्या, काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हो, ठीक है। आप ज़्यादा से भी समझ जाओगे, ठीक है। ज़्यादा से भी 1 से ज़्यादा है तो ln ए 0 से ज़्यादा ही होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो आपका किस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप का हमारा ग्राफ बन जाएगा, देखो नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया, ठीक। इस ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को बताओ, अगर हमें log k वर्सेस 1/t बनाना होता तो क्या होता, तब भी ग्राफ तो ऐसे ही बनता, खाली चीज़ें क्या चेंज हो जाती, यहाँ पे ln की जगह log आ जाता, ठीक है, यहाँ भी log आ जाता, ई ए अपॉन आर की जगह ई ए अपॉन 2.303 आर होता। तो इंटरसेप्ट तो स्लोप में क्या चेंज आता, पहले तो माइनस ई ए बाय आर की जगह माइनस ई ए बाय 2.303 आर, इंटरसेप्ट ln ए की जगह log ए हो जाता, बाकी सब चीज़ें सेम रहती, ग्राफ भी इसी टाइप का बनता, थोड़ी चीज़ें बस बदल जाती, इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू बदल जाती, ठीक, ठीक। तो अब ये ग्राफिकल भी हो गए, और अब जो कंपैरिजन वाले हैं वो आप क्वेश्चन से ही समझोगे, ठीक है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर आप,
समझ ही जाओगे। बस आप ई ए और आर की यूनिट का ध्यान रखना और के और ए को सेम यूनिट में रखना, बस इतनी बात ध्यान रखोगे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। तो जेई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, करो ट्राई। ठीक, क्या कह रहे हैं, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट ए कन्वर्टिंग इनटू पी, द टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट वाज, हमें ये दिया है, रेट कांस्टेंट के लिए हमें ये दिया है, तो अभी इससे ही कंपेयर करना है, लॉग वाली दी है, तो लॉग वाली दिया तो आप लॉग वाली से कंपेयर नहीं कर सकते क्या, करो। हमारा लॉग के का हमें इक्वेशन तो पता ही है, बस हमें इसकी तरह लिखना है। तो देखो कैसे लिख लूँ, मैं लिख लूँ उसे वो माइनस ई ए बाई 2.303 आर 1/t, ठीक है। हमें पता है लॉग ए इक्वल टू लॉग ए प्लस, इनफैक्ट लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉइंट 2.303 आर टी, ये होता है। मैं इसी को थोड़े अलग तरीके से लिखता हूँ क्योंकि इसी तरीके से हमको दी हुई है, ठीक है, तो कंपेयर करने में आसानी होगी, ठीक है। अब लॉग के तो लॉग के हो गया, ठीक है, कंपेयर करें, ठीक है। अब 1/t के साथ वाली क्या है, -2000 है, यानी कि माइनस ई ए बाई 2.303 आर की वैल्यू कितनी हो गई, -2000 हो गई, और 6 क्या हो गया, लॉग ए हो गया, ठीक है। तो अब कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर कर दिया हमने, बस इसको अब लिखना है। सो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इक्वल टू -2000, ठीक है। तो यहाँ से आपका ई ए कितना आएगा, ई ए आएगा, ठीक है, 2.303 इंटू आर। अब आर का वैल्यू आपको ये किस में दिया है, किलो जूल पर मोल में दिया है, तो पहले जूल पर मोल में निकालेंगे आर का वैल्यू डाल के 8.314, ठीक है, इंटू 2000, ठीक है। अब किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर दो, किस में आ गया, किलो जूल पर मोल में आ गया। आंसर कितना है, ये आ जाएगा 38.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऐसे ही अब लॉग ए कितना है, 6 के बराबर है, तो ए निकाल लोगे आप सिंपली। तो अगर ऑल्सो लॉग ए इक्वल टू 6, तो ए कितना आ गया, 10⁶, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रहा है, तो के की जो यूनिट है वही ए की होगी, यानी कि टाइम इनवर्स में, सेकंड इनवर्स में हो जाएगी इस केस में, ठीक है। तो ए क्या हो गया, 10⁶ सेकंड इनवर्स, ठीक है। ऑप्शन क्या है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन तो हमारा किससे आ गया था, सिंपली एक्टिवेशन एनर्जी से भी आ गया था, तो बस जिस फॉर्म में दिया है उसी से कंपेयर करो, ठीक है। कोई अलग चीज़ नहीं सोचनी है, जिस फॉर्म में दिया उसी से आपको सिंपली कंपेयर करनी है, ठीक है। पहले लिख लो फिर कंपेयर करो, उस तरीके से लिख लो फिर कंपेयर करके आप निकालो। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी आ गया ए, और हमारा एक्टिवेशन एनर्जी भी आ गया। जे 2009 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नीट में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये करो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टू रिएक्शन है R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यानी कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अगर मैं इनका A1 और A2 मानूँ तो A1 A2 बराबर दिए, ठीक है। अब कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल पर मोल, यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन है, यानी कि अगर मैं बोलूँ EA1 बोलूँ उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को, तो EA2 से ज़्यादा है, ठीक है। यही कह रहे हैं EA2 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 10 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अब मेरे को अरीनेस इक्वेशन लगानी होती है जूल पर मोल या फिर कैलोरी पर मोल में, तो इसे जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लूँ, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो इतना आ गया है जूल पर मोल, ठीक है। रिलेशन आ गया जो हमने लिखा। अब K1 K2 रेट कांस्टेंट कह रहा है R1 और R2 रिएक्शन के, ठीक है, एट 300 केल्विन, तो ln K2 बाय ln K2 बाय K1 क्या होगा, किसके बराबर होगा, ln K2 बाय K1 हमें निकालना है, ठीक है। तो सिंपली हम दो बार अरीनियस इक्वेशन लगा दें, K2 इक्वल टू A2 e की पावर माइनस EA2 बाय RT,
ऐसी K1 इक्वल टू A1 ई की पावर माइनस EA1 बाय RT। ठीक है, अब आप इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर ये वाली इक्वेशन आपने बोली फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन बोली सेकंड, ने क्या करा 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया आपका K2 बाई K1 आ गया, किसके बराबर, A2 बाई A1 के बराबर। और A2 बाई A1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि A1 A2 के बराबर है। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस EA2 बाई RT। ठीक है, अपॉन में ई की पावर माइनस EA1 बाई RT। ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस EA1, या आप सपोज अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, क्या हो जाएगा EA1 ऊपर प्लस में हो जाएगा, तो EA1 माइनस EA2 बाय RT। ठीक है, ये क्या हो गया K2 बाई K1 हो गया। अब आपको क्या लेना है ln K2 बाई K1 निकालना है, तो ln ले लो दोनों तरफ, ln K2 बाई K1, तो इधर भी ln आएगा, तो क्या हो जाएगा सिंपली ये इसका ln अगर आप लोगे तो ये क्या, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो EA1 माइनस EA2 अपॉन RT। ठीक है, ln ई, और ln ई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि log बेसिकली ln क्या होता है log बेस ई। ठीक है, तो log बेस ई में इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी। ठीक है, जैसे log बेस 10 में 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, इसी टाइप से। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है तो। ठीक है, तो ln ई कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, ln ई चलो लिख दो, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया EA1 माइनस EA2, और EA1 माइनस EA2 हमें पता है कितना है 10 की पावर 3 इंटू 10 जूल पर मोल। तो 10 इंटू 10 की पावर 3, ये किस में है जूल पर मोल में है। ठीक है, अपॉन आर, क्या हम आर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 8.314 लिखेंगे। ठीक है, 8.314 क्योंकि जूल पर मोल में था, और टी कितना है हमारा 300 केल्विन कह रहा है, कह ही रहा है। ठीक है, अच्छा एक ट्रिक है 8.314 जब आप आर को 8.314 लिख रहे हैं और ऑप्शन दूर दूर है क्या है, तो आप आर को क्या 25/3 भी लिख सकते हो, लेकिन ये काम चला हुआ है, मतलब एग्जैक्ट के लिए आपको 8.314 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन दूर हो तभी करना कि आर को 8.314 की जगह आप 25/3 लिख सकते हो। इस केस में आसानी हो जाएगी क्योंकि ये कट जाएगा 3 और 300। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, कर लेना सॉल्व, आसानी इस यहाँ पे 25/3 लेने से आसानी हो रही है, इस वजह से लिया। ठीक है, तो आंसर आ गया 4, यानी कि ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, तो कुछ नहीं, अदीनस इक्वेशन लगाया, डिवाइड करा, ln लिया दोनों तरफ, बस सॉल्व करा। बस ध्यान रखा कि जूल पर मोल में लोगे तो पहले किलो जूल पर मोल को जूल पर मोल में लिया, क्योंकि अदीनस इक्वेशन उसी में लगाते हैं, और फिर 8.314 का ध्यान रखा। बस दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपना क्वेश्चन होगा सही, जाएगा कहाँ। ठीक है, जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, खूब आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन करो। ठीक है, जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन, बढ़िया। ठीक, तो क्या कह रहा है, इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज 80.9 किलो जूल पर मोल, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 700 केल्विन हैविंग इनफ एनर्जी टू रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी दी है, और क्या कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट 700 केल्विन हैविंग इनफ एनर्जी टू रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। क्या दिया है ई की पावर माइनस एक्स है, क्या है बेसिकली, ये क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 700 केल्विन हैविंग इनफ एनर्जी टू रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी कि फ्रैक्शन किसका दिया है, ये फ्रैक्शन ऑफ वही तो पार्टिकल है जो किसमें है, रिएक्टेंट पार्टिकल जो एक्टिवेटेड स्टेट में है, यानी कि जिनके पास इनफ एनर्जी है टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इनफ एनर्जी टू रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, यानी कि इनके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल दिया एक्टिवेटेड स्टेट में, यानी कि क्या होता है
ई की पावर माइनस एक्स दिया है और ये होगा कितना, ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, की पावर माइनस एक्स तो दिया है और ई की पावर माइनस ए बाय आर टी हो गया। बताओ, ई की पावर माइनस एक्स तो दिया है और होगा कितना, ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। तो यहाँ से हमारा, पहली बात तो जो x हो गया किसके बराबर आ गया, ए बाय आर टी के बराबर आ गया। माइनस एक्स बराबर आएगा माइनस ए बाय आर टी के, माइनस माइनस कट जाएगा, हमें x ही तो निकालना है, x निकालना है तो अब निकाल दो x, क्या दिक्कत है इसमें। ये की वैल्यू नहीं पता क्या, ये की वैल्यू पता है, उसने दी है क्वेश्चन में, कितनी दी है 80.9 किलो जूल पर मोल दी है। ठीक है, 80.9 किलो जूल पर मोल, तो आप इसे जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, ये इसका ध्यान रखना। और आर अब क्या लोगे, 8.314। अब आपको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना है तो आप 8.314 लोगे, लेकिन इसने दिया कितना है, 8.31 दिया है, तो 31 दिया है तो यही लेंगे। ठीक है, तो नहीं तो 314 लेते हैं। ठीक है, इनटू टेम्परेचर 700 केल्विन दिया है तो 700 ले लोगे। ठीक है, अब x निकालोगे, पहले पूरा सॉल्व करोगे, पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 13.9 आएगा, फिर राउंड ऑफ करोगे। अप्रॉक्सीमेशन मत करना नहीं तो निपट जाओगे, नियरेस्ट इंटीजर गलत आ जाएगा। तो 13.9 हो गया तो नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इनफ एनर्जी टू रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट का क्या मतलब है, ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, यानी कि वही फ्रैक्शन ऑफ टोटल रिएक्टेंट पार्टिकल्स इन एक्टिवेटेड स्टेट, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ग्रेटर देन या इक्वल टू है। ठीक है, हो गया अभी 14 आंसर हो गया जेईई मेन 2021 का, बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अगला चीज पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, कैसे, हमें पता है अरीनेस इक्वेशन से के क्या होता है, ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी होता है। ठीक है, और अब एक पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, जो यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी तो हमारा इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन का प्रॉपर्टी है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ए की बात करें तो क्या, ए ए क्या है, हमें रेट ऑफ टोटल कोलिजन का आइडिया दे रहा है। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टोटल कोलिजन क्या करेंगे, टोटल कोलिजन का रेट इंक्रीज करेगा, तो ए भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन ए तो पहले से ही 1 से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी 10⁶ की होती है, 10⁶ हर्ट्ज की, तो ए तो पहले से ही बहुत ज़्यादा है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो वो ज़्यादा तो है ही ना अभी भी, तो पहले से पहले ही 10⁶ का तो और कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से नो डाउट रेट ऑफ टोटल कोलिजन यानी कि एक बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि वो पहले से ही इतना ज़्यादा है तो हम कैसा मानेंगे, नेग्लिजिबल इंक्रीज विद टेम्परेचर। इंक्रीज तो होगा लेकिन नेग्लिजिबल इंक्रीज होगा विद टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, अब अगर ई ए और ए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे, और आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ही, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट हो गई। तो अगर हमने टेम्परेचर बदला तो के का वैल्यू तो ज़रूर बदलेगा ही। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि डेट इज के क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया टेम्परेचर का ही, कि अगर मतलब के का वैल्यू बदलेगा ही बदलेगा अगर टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ तो कांस्टेंट है, तो के तो चेंज होगा ही ना, सिंपल बात। ठीक है, तो अगर मैं अब न्यूमेरिकल चीज़ की बात करूँ, मैं टी इक्वल टू T1 बात करूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, सपोज इसकी मैं एल एन वाली फॉर्म लिखता हूँ। एल एन वाली फॉर्म क्या होगी, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ए बाय आर टी। ठीक है, अब टेम्परेचर किसी पे लिया, ठीक है, टेम्परेचर पे लिया हमने सपोज T1 पे, तो एल एन उस पर क्या K1, ठीक है, इक्वल टू एल एन ए इसलिए लिया क्योंकि ए तो हम अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट ही मान रहे हैं। ठीक है, लिख लो चाहो तो यहाँ पे कि ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, नेग्लिजिबल इंक्रीज ले रहे हैं तो ई और ए को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, इसलिए एल एन ए ले लिया। ठीक है, माइनस ई ए वन बाय सॉरी ई ए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी भी कांस्टेंट है अपॉन आर टी वन। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करके बस हम के का वेरिएशन देख रहे हैं। ठीक है, तो एल एन के टू, टेम्परेचर थोड़ा चेंज कर दिया, टी टू कर दिया, तो एल एन के टू इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी टू।
ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्या हो गई हमारी, फर्स्ट हो गई, नीचे वाली इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, अगर मैं 1 - 2 कर दूं या 2 - 1 कर देते हैं, चलो ठीक है, तो 2 - 1 कर दूं, सो 2 - 1 क्या हो गया, ln k2 माइनस ln k1। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ln k2 बाई k1। ठीक है, तो ln क्या हो गया, ln k2 माइनस ln k1 यानी कि ln k2 बाई k1 इक्वल टू ln a तो निपट जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, 1/t1 माइनस 1/t2। ठीक है, इसी चीज़ को आप किस में, लॉग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लॉग में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, log k2 बाई k1 log बेस 10 में सिंपली, और ये क्या हो जाएगा, ये बाई 2.303 आर हो जाएगा, और 1/t1 माइनस 1/t2। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या माना कि टेम्परेचर चेंज करने पे ई और ए क्या है, कांस्टेंट माना, और के का वेरिएशन देखा विद टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने दो टेम्परेचर पे लॉग वाली लगाई, या आप एल वाली लगाई पहले और लॉग वाली में कन्वर्ट कर लिया बाद में, तो ये रिलेशन हमारा आया, और लॉग में ये रिलेशन आ गया। लॉग में निकाल लेते तो एल में कन्वर्ट कर लेते हो, तो अपने को आते ही है। हाँ, लेकिन हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी आप जूल पर मोल में लोगे तो आर की वैल्यू कितनी लोगे, 8.314 लोगे, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी पर मोल में लोगे तो आर की वैल्यू 2 लोगे। दूसरी बार बता रहा हूँ ये बात, ठीक है, ऐसे ऐसे मत कर देना, ये चीज़ ऐसे ऐसे ही होनी है। ठीक है, डब्बा इसीलिए बना है। ठीक है, अब अगर न्यूमेरिकली मैं एक चीज़ को देखना चाहूँ कि मान लो फॉर अ रिएक्शन अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी कि पहले मैंने एक रिएक्शन कराई टेम्परेचर T1 पे, फिर उसकी के बाद मैंने टेम्परेचर T2 कर दिया इंक्रीज करके, तो मैंने बोला कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करके वही रिएक्शन कराई, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या 1/T1 और माइनस 1/T2 कितना होगा, क्या ग्रेटर देन जीरो होगा कि लेस देन जीरो होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि T1 छोटा है तो 1/T1 बड़ा है, और T2 बड़ा है तो 1/T2 छोटा है, तो बड़े में से छोटा गया तो पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर 1/T1 माइनस 1/T2 आपका ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं ऑल्सो हमारा, अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री रिएक्शन की, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन हमारा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो मैं क्या कह सकता हूँ इससे, सो मैं कह सकता हूँ कि ई ए बाई आर भी कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव और आर की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होती है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है तो 8.314 या 2। ठीक है, बाकी कुछ भी लोगे तो भी पॉजिटिव, और एक्टिवेशन एनर्जी भी हमारे एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, आर एक्टिवेशन एनर्जी कम नेगेटिव हो सकती है, वो बात आएगी बहुत लास्ट में जाके आएगी, तो भी एक्टिवेशन एनर्जी को पॉजिटिव मान के चलो, एलिमेंट्री के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी, ये बात समझ आ जाएगी कि सिर्फ एलिमेंट्री क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन लास्ट में समझ आएगी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर ये भी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये भी ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये भी पॉजिटिव होगा, 1/T1 माइनस 1/T2 भी पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन जीरो, तो यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होगा ln k2 बाई k1 वो भी कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, सो तो अब मैं बात करूं, सो ln k2 बाई k1 कैसा हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया। ठीक है, यानी कि इसी वजह से फिर हमारा k2 बड़ा होगा k1 से, अगर तभी पॉसिबल है। ठीक है, ln k2 बाई k1 अगर ग्रेटर देन जीरो है तो एक और पॉसिबल है, k2 बड़ा होगा k1 से, यानी कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या करी, इंक्रीज करी। तो इस बात को नोट करके लिखो ध्यान से कि मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू घटेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाया रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाया तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू घटा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगी। क्या हमने
मैथमेटिकली देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ाया तो 1/T1 माइनस 1/T2 का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये बाय आर भी ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये कब पॉसिबल है, जब K2 बड़ा है K1 से, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हैं कि हमारा अगर रिएक्शन होनी है तो रिएक्टेंट पार्टिकल्स को किस में होना पड़ेगा, एक्टिवेटेड स्टेट में होना पड़ेगा, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, नहीं तो वो थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये बात तो हमें पता है। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो पहले तो ये पॉइंट देखो कि मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, इतना तो बेसिक नॉलेज से क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, ऐसे समझो कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारी फिक्स थी, सपोज 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 100 किलो जूल पर मोल थी, ठीक है, तो सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, लेकिन क्या एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी, नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी तो 100 किलो जूल पर मोल ही है क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन है, तो टेम्परेचर चेंज करने से वो तो नहीं बदल रही है, ठीक है, वो तो उतनी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ गई, तो अगर सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ऐसे पार्टिकल की भी संख्या बढ़ जाएगी जिनकी काइनेटिक एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे अगर ऐसे पार्टिकल की संख्या बढ़ गई जिनकी काइनेटिक एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी से ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्टिवेटेड स्टेट भी बढ़ गए, और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर एक्टिवेटेड स्टेट में बढ़ गए तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो रेट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्टिवेटेड स्टेट बढ़ गए तो मतलब ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे पर यूनिट टाइम, और अगर ऐसा हो गया तो रेट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसी चीज़ को हम आगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी देख लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये बात ध्यान से समझ लेना कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स रिएक्टेंट पार्टिकल की ज़्यादा होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी से, और टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी सभी पार्टिकल की बढ़ेगी। ठीक है, सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी तो वही रही क्योंकि वो टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे पार्टिकल की भी संख्या बढ़ गई जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा थी। ठीक है, क्योंकि सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो एक्टिवेशन एनर्जी और उससे ज़्यादा होने वाली काइनेटिक एनर्जी भी जिन पार्टिकल की होगी उन पार्टिकल का नंबर भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर ऐसे पार्टिकल का नंबर इंक्रीज कर गया जिनके काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे पर यूनिट टाइम, जिसकी वजह से रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और रेट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो हम ये दूसरे तरीके से हमने ये चीज़ देखा, इसी को आगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से एक्सप्लेन करेंगे, वो अगली क्लास में करते हैं। तब तक आज इतना ही रखते हैं, इसको करो, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, बाय बाय।